साहित्य अकादमी की लेखक से भेंट श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच प्रख्यात अभिनेता, नाटककार, प्रख्यात रंगकर्मी, संस्कृति कर्मी जया प्रकाश सिन्हा जी हमारे साथ हैं। आपका साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आपका विधिवत स्वागत करने के लिए साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव को आमंत्रित करता हूं कि पुष्पगुच्छ देकर आपका स्वागत करें। आदरणीय के श्रीनिवास राव। अकादमी की ओर से स्वागत करने के लिए राव साहब। नमस्कार। साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित कार्यक्रम लेखक से भेंट में आप सभी का स्वागत है। साहित्य अकादमी ने यह श्रृंखला 1987 में प्रारंभ की थी। इसमें किसी प्रख्यात लेखक को अपने जीवन और कृतित्व के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिससे साहित्य के पाठक रचनाकार के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में गहरी समझ कर सके। इस कार्यक्रम के लेखक व्यक्तित्व के बाद उपस्थित पाठकों के साथ लेखक संवाद भी होता है। पहले ये कार्यक्रम हम दिल्ली में करते थे, लेकिन अभी देश के अलग अलग राज्यों पे भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी तक इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में हिंदी से अमृतलाल नागर, जिसकी इस साल हम जन्म शताब्दी भी मना रहे हैं, विष्णु प्रभाकर, कृष्णा सोप्ती, कमलेश्वर, भीष्म शाहानी, केदारनाथ सिंह, कोमल नारायण, श्रीलाल शुक्ला, और आसामी से इंदिरा गोस्वामी, नवकांत परवा, बंगला से शंभू मित्र, महाश्वेता देवी, सुनील गंगोपाध्याय, पंजाबी से अमृता प्रीतम, करतार सिंह दुग्गल, और कन्नड़ से गिरीश कर्नाड, यू आर अनंत मूर्ति, चंद्रशेखर कंबार, और मराठी से विजय तेंदुलकर, बालचंद्र नेमाड़े, उर्दू से कुर्तुलन हैदर, गुलजार, आली तरजार जाफरी, और अंग्रेजी से महेश दत्तानी, मुल्कराज आनंद, उड़िया से गोपीनाथ मोहंती, सीताकांत महापात्रा, रमाकांत रथ और प्रतिभा राय आदि महत्वपूर्ण लेखक आमंत्रित किया जा चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच प्रख्यात हिंदी नाटककार श्री जया प्रकाश सिन्हा जी की उपस्थिति है। आप एक नाट्य लेखक की ही नहीं बल्कि रंगमंच के क्षेत्र में एक अभिनेता, निर्देशक, नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठित है। आपके 13 से ज़्यादा नाटक प्रकाशित है, जिसमें प्रमुख है कदा एक कंस की, सीढ़ियाँ, इतिहास चक्र, मन के भावर, ओ अमेरिका, सादर आपका, अपने अपने दाव, इतिहास और रक्त अभिषेक। अधिकांशतः इन नाटकों के प्रथम मंचन का निर्देशकी एवं अभिनय का दायित्व अपने स्वयं ही संभाला है। भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त श्री सिन्हा जी देश विदेश और उत्तर प्रदेश के सभी बड़ी सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ी रही हैं, जिनमें प्रमुख है भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के पीजी के निर्देशक के रूप में, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद दिल्ली के उपाध्यक्ष के रूप में, तथा उत्तर प्रदेश शासन में निर्देशक, सांस्कृतिक निर्देशक, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान एवं अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ आदि प्रमुख है। आप भारत भवन के निर्देशक एवं ट्रस्टी भी रहे हैं। इन महत्वपूर्ण पदों पर रहे कार्य करते हुए अपने कलाकारों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक कर्मियों का एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया है। ऐसे प्रतिष्ठित नाटककार और कुशल सांस्कृतिक प्रशासक को आज अपने बीच पाकर सब गौरव का अनुभव कर रहे हैं। इसी चंद शब्दों के साथ पुनः श्री सिन्हा जी का और यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों का स्वागत करता हूँ। और मैं सिन्हा जी से विनती करता हूँ कि 30 से 40 मिनट, और सिन्हा जी का तबीयत भी थोड़ा सा नाजुक है, इसलिए अभी समय का जो पाबंदी उनके ऊपर ही छोड़ते हैं। 30 से 40 मिनट अपने जीवन की, लेखन की जो जर्नी है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद एक 10 से 15 मिनट हमारी जो उपस्थित विद्वानों के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। मैं
बिना किसी विलम्ब के साथ अभी माइक श्री सिन्हा जी को सौंप देता हूँ। आप वहाँ बैठ के बोल सकते हैं। धन्यवाद। मेरा कुछ स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और थोड़ी सी आवाज़ भी फंसी फंसी निकल रही है। मैं तो एक्टर रहा हूँ, आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। आवाज़ आ रही है? थोड़ा ऊपर करवा दें। किताबें नीचे रख दीजिए। जी जी, नाटक में बहुत महत्वपूर्ण है कि वॉइस का थ्रू कैसा है, आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए कोशिश करते हैं। पता नहीं, मैंने 13 खुले नाटक लिखे हैं, 1-2 और लिखे हैं वो प्रकाशित हुए हैं, क्योंकि मैंने उनको पूरा नहीं किया गया। और 2 संग्रह हैं कहानियों के, बहुत ज़्यादा भी लिखे। मेरे एक मित्र श्याम सिंह शशि, उन्होंने 250 पुस्तकें लिखी। तो जब उनसे बात करता हूँ तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो बहुत कम लिखा, क्या लेकिन कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन मैंने जो कुछ भी लिखा, लिखने के लिए नहीं लिखा। साहित्यकारों के बीच में मेरी गिनती हुई, इसके लिए नहीं लिखा। और लिखना मजबूरी भी नहीं था, क्योंकि रोजी रोटी के लिए दूसरी नौकरी की। तो जो कुछ भी लिखा वो मन से लिखा, जब इच्छा हुई तब लिखा, बिना किसी आग्रह के लिखा। मेरा जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे लाइफ के, वो इलाहाबाद में कटे। और इलाहाबाद उस समय साहित्यिक दृष्टि से एक बहुत ही वाइब्रेंट जगह था। आज जितने बड़े बड़े नाम हिंदी साहित्य में लिए जाते हैं, चाहे निराला जी, पंच जी, महादेव जी, धर्मवीर भारती और कितनी नाम, कृष्णनाथ जी, राव, ये सब, इन सब के बीच में मैं तालाब पढ़ा, सबसे मित्रता थी। फिर नाटक में कैसे आ गया मैं नहीं जानता। मेरा ख्याल है कि लोग जो जन्म लेते हैं उनमें एक जन्मजात की प्रवृत्ति होती है। कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। हमारी एक बच्ची है जो बेटी मेरी बहुत अच्छा पढ़ती है, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा पढ़ती है। अमेरिका में रहती है और खूब बोलती है। और जब वो पढ़ती थी प्रेजेंटेशन कन्वेंट में, तब भी बहुत बोलती थी। तो टीचर ने उसके मुंह पर टेप लगा दिया था। तो मेरे ख्याल से जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि कोई नाटककार बन जाता है, कोई लेखक बन जाता है, कोई निर्देशक बन जाता है। तो नाटक ने कब मुझको घेर लिया। मुझे जब मैं सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं एक बार 6 साल का होगा, 5-6 साल का होगा, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल था, स्क्रीन पर कोई रो रहा था और हम सब लोग देख रहे थे। तो मेरे मन में एक बात कौन थी जो अभी तक ही मुझे याद है, देखो वो रो रहा है, सब देख रहे हैं, हम जब रोते तो हमको कोई नहीं देखता। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रदर्शन प्रिय था, कहीं ना कहीं अंदर लगी होगी, जो कि धीरे धीरे बाद में फूटी। जब मैं 8वें दर्जे में पढ़ता था तो हमारे छोटे भाई मौजूद हैं, तो उन्होंने भी अभिनय करा था, मैंने भी अभिनय करा था। हम लोगों ने खुद ही स्क्रिप्ट तैयार कर स्कूल में अभिनय करा। उसके बाद जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में था, तो फर्स्ट ईयर में यूनियन में इलेक्ट हो गया। और उस ज़माने में कोई बहुत थिएटर डेवलपमेंट था। मैंने कहा मैं नाटक करूँगा, तो उन्होंने कहा नाटक कर लो। वैरायटी प्रोग्राम था, नाटक करो। वो नाटक मैंने ही लिखा।
और नाटक में एक सीन ये था, मैं स्टेज पर हीरो था और मेरे अंतःकरण की आवाज़ नेपथ्य से आती है और मैं स्टेज पर बोलता हूँ, फिर अंतःकरण की आवाज़ आती है और मैं उसका जवाब देता हूँ। इस तरह का एक दृश्य था। तो नाटक चल रहा था और मैं बोला, अंतःकरण की आवाज़ नहीं आई। मैं फिर बोला, अंतःकरण की आवाज़ नहीं आई। मैंने इधर उधर देखा, फिर बोला, अंतःकरण की आवाज़ नहीं आई। ड्रामा रुकने लग गया और यूनिवर्सिटी यूनियन के हॉल में कर रहा था, खसाब खर्च पड़ा हुआ था ऊपर तक। इतने में किसी ने कहा बोर बोर बोर, और ऐसे रूटिंग शुरू हो गई कि मैं देखा और मैंने कहा पर्दा बंद करो, और अंदर घुसा कि वो आवाज़। बात ये थी कि वहाँ एक आदमी के पास कागज़ में लिखा हुआ था, वो था उसको बोलना था, उसके कागज़ ऊपर नीचे हो गए और वो बोलना भूल गया। मैं लड़ता हुआ उस लड़के को लगा, वही कागज़ पे के वो भाग गया और नाटक उठ हो गया। तो ये मेरा पहला अनुभव था। मगर उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पर इलाहाबाद में एक हमारे दोस्त थे मिस्टर के.वी. चंद्रा, वो केदार शर्मा के असिस्टेंट रह करके आए थे बम्बई में। तो जब आए थे तो शार्क स्कैन का कोट और पहन करके घूमते घामते थे। तो उन्होंने एक ड्रामा कहा मैं करूँगा। तो हमारे ज़माने में यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ ड्रामा नहीं करती थी, लड़के ड्रामा करते थे। और मुझे याद है कि एक संस्कृत डिपार्टमेंट का ड्रामा देखा, तो संस्कृत पंडित जी ने लड़के लड़कों के रोल बांटने में ये देखा कि जो लड़के गोरे हैं उनको लड़के बना दिया और जो काले हैं उनको लड़का बना दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि गोरा लड़का लंबा है। तो नतीजा उस नाटक में लंबी लंबी लड़कियां थी और छोटे छोटे लड़के थे। लेकिन चंद्रा साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो जब इलाहाबाद में आए तो वो किसी एक को जानते थे जिनके पिताजी हीरो बनने गए थे बम्बई में कभी, और अब वहाँ पर के.पी. कॉलेज में वो पढ़ाते थे। तो उनकी लड़की थी, तो उसमें कुछ जर्म्स थे कि नाटक करें। तो उस लड़की को लेकर के उन्होंने ड्रामा किया। तो पहली बार वहाँ पर एक अंग्रेजी एक फ्राइडे क्लब होता था, उसमें साल में एक बार ड्रामा होता था, उसमें लड़कियाँ करती थी। बड़ा एंग्लिसाइज था वो, लेकिन हिंदी में तो सवाल ही, संस्कृत में तो और सवाल नहीं। तो फिर उनसे कहा कि जो उनसे मेरी मित्रता हो गई। तभी मैंने एक अखबार में किसी पत्रिका में ताजमहल के आंसू का नाटक पढ़ा, मुझे पसंद आया। मैंने कहा मैं इसको करूँगा। उस ज़माने में एक लड़की थी, उसका नाम था रज़िया काज़मी, वो बहुत खूबसूरत थी, यूनिवर्सिटी यूनियन की सेक्रेटरी थी। तो मेरे दिमाग में आया कि ये तो शाहजहाँ की बेटी, मुमताज़ शाहजहाँ की बेटी का नाम था जहान आरा थी, बनी बनाई मेरे दिमाग में आया। तो मैंने उससे कहा कि तुम हमारे ड्रामे में एक्टिंग करो। उसने मना कर दिया, नहीं करेंगे। उस ज़माने में इलाहाबाद में नीमचंद्र जैन एक किताबों की दुकान चलाते थे, उसका नाम था आधुनिक पुस्तक भंडार। तो उनसे मेरा परिचय था और रेखा जी से भी परिचय था, क्योंकि रेखा जी इप्टा में एक्टिव थे। तो इप्टा की तरफ से इलाहाबाद में, दिल्ली में जो रिपब्लिक डे फंक्शन होते थे, तो इप्टा की तरफ से कुछ प्रोग्राम होते थे। तो रेखा जी उसमें भी आती थी, तो उनकी तस्वीर खींची थी। तो वो बड़े घर से हम लोगों को दिखाती थी, देखो दिल्ली में हमने डांस करा। रेखा जी को थिएटर वाले सब जानते हैं, उन लोग भी जानते होंगे। तो रेखा जी, तो मैं रेखा जी के पास गया। रेखा जी से मैंने कहा कि वो बड़ी खूबसूरत लड़की है, मेरी इच्छा है कि मेरे साथ ड्रामे में एक्टिंग करें, और मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई है नहीं, और ये जाना रहा कि उपयुक्त रहेगी। तो उन्होंने कहा चलो। तो ज़माने में साइकिल चलाता था और कार भी कम हुआ करती थी लोगों के। रेखा जी रिक्शे में बैठी, रेखा जी रिक्शे में, हम चलाते हुए उसके घर पर पहुँचे। तो उससे कहा रज़िया काज़मी से रेखा जी ने कि भाई सिन्हा साहब कह रहे हैं नाटक कर लो, बहुत अच्छे आदमी है, मैं गारंटी लेती हूँ। तो उसने कहा रेखा जी आप आइए, कह रहे थे मैं एक्टिंग करूँगी, लेकिन सिन्हा साहब ने मुझको फांस लिया। तो फिर उसने हमारे ड्रामे में एक्टिंग करी और एक ड्रामा बहुत मशहूर हो गया,
और चूंकि रज़िया काज़मी के साथ एक्टिंग कर रहे थे तो उसमें एक सीन था कि शाहजहाँ को सपने में मुमताज़ महल आई थी और इतने में सूरज निकल आया तो बेचारा दुखी है शाहजहाँ कि सूरज क्यों निकल आया, तो सूरज निकल आने से मुमताज़ चली गई। तो वो उनकी बेटी जाना लगी थी अब्बा हुजूर रात फिर आएगी। तो शाहजहाँ कहते हाँ बेटी रात आएगी मगर ये रात वापस नहीं आएगी। तो किसी ने कहा हाँ बेटा ऐसी रात कैसे आएगी, सारा हॉल हंसने लगी। तो ये तो जोक्स हैं। फिर उसके बाद नाटक का सिलसिला शुरू हो गया और लड़कियों ने हमारे नाटकों में आना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट दे सकते हैं कि जॉइंट कास्ट में लड़कियों क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत की लीला बैलेंस की और ये बात है 1955 की। कितने साल गुजर गए हम लोग। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हो गया हूँ। आज सत्यव्रत जी को देखा तो हमने कहा यही सब तो होना ही है। ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग नाटक करने लग गए। उसी दौरान हमने डॉक्टर धर्मवीर भारती का जब भी नाटक करा तो हमारे प्रेसिडेंट थे प्रोफेसर कोचक, मेरे तो म्यूजिक डिपार्टमेंट थे, तो हम सबकी कॉन्फ्रेंस कराई। बोले देखो भाई हम लोगों ने शुरुआत तो करती लड़के लड़कियों का मगर ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा रुई और आग को पास पास नहीं आना चाहिए। तो जब अगला नाटक कर रहे थे हम तो नदी प्यासी थी कर रहे थे धर्मवीर भारती का, उसमें हीरो में था तो बुरा नहीं था। तो उसमें मुझे डायलॉग बोलना था हीरोइन से, वरना मत रो, प्यार तो तुमने डॉक्टर कक्कर से किया है, मेरे साथ तो इन्फेचुएशन कुछ इस तरह कर सकते हो। तो मैं नजदीक जाकर कहता हूँ वरना मत रो, आंसू पूछ लो। तो प्रोफेसर कोचक में बैठे थे, बोले मिस्टर सिन्हा आप इन्हें नजदीक में जाए उसके, आप थोड़ा दूर से कहिए जैसे आसमान देखते हुए वरना मत रो। तो वो लड़की तक हंसने लग गई। तो ये सब है। लेकिन उस दौरान बहुत सारे नाटक करे और तभी हम लोगों ने स्थापना करी इलाहाबाद आर्ट सोसाइटी की और उसमें हमने लक्ष्मी नारायण का नाटक किया अंधा कुआं और धर्मवीर भारती की पत्नी थी कांता भारती, उसमें एक्टिंग कर रही थी। हम लोग उसमें एक्टिंग कर रहे थे। तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके बाद फिर उसी दौरान फिर मैंने अपना नाटक लिखा सांझ सवेरा, और सांझ सवेरा सफल भी हुआ और संगीत नाटक अकेडमी ने सुमन कुमार महती जानते हैं 1959 में एक अखिल भारतीय नाट्य समारोह आयोजित किया। तो उसमें ये आमंत्रित हुआ दिल्ली में और फाइन आर्ट्स थिएटर था उसमें वो खेला गया और पहली बार हम लोगों को दिल्ली के ऑडियंस ने हम लोगों से ऑटोग्राफ मांगे। तो पहली बार 1959 में ऑटोग्राफ हम लोगों ने दिए, चलो ऑल इंडिया फेस्टिवल मांगे। फिर मैंने एक नाटक लिखा सांझ सवेरा। मैं बताता भी चाहता हूँ, सांझ सवेरा पीढ़ियों का संघर्ष था। मैं जिस दौर से गुजर रहा था, क्योंकि एमए कर लिया था तो नाटक कर रहा था, तो नेचुरली घर में तो कोई पसंद नहीं करेगा, कोई कहेगा कुछ करो कुछ करो। और हमारे ख़ानदान में ज़िंदगी भर नौकरी चाकरी करिए दूसरों की। हमारे बाबा के बाबा दिल्ली में रहते थे, लाल किले में चाकरी करते थे, नौकरी करते थे। तो इतनी पुरानी परंपरा चाकरी की और हम थिएटर करेंगे तो बड़ी बात है। मैं लिखने भी लगा, वो भी करने लगा। तो ये हमारे भाई साहब थे, तो उन्होंने कहा तुम ये नाटक क्यों करते हो? नाटक में तो पंजाबी लोग फिल्मों में और थिएटर में पंजाबी लोगों को करना चाहिए, वो गोरे होते हैं, तुम तो काले हो। मैंने कहा भाई ये बात तो मैं गोरा नहीं हूँ। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये कही कि देखो तुम नाटक में
एक्टिंग मत करो, डायरेक्शन मत करो, तुम जो लिखते हो अच्छा लिखते हो, लिखो, क्योंकि डायरेक्टर लास्ट नहीं करता, जिंदा नहीं रहता, लेखक सारे दिनों तक जिंदा रहता है। ये उन्होंने कहा, और ये बात मुझे उस समय तो समझ नहीं आई, क्योंकि थिएटर का ग्लैमर, ऑडियंस सामने, बाद में लोग तारीफ करते हैं, नाटक के बाद भीड़ लग जाती है, और थिएटर को लिखने वाला लिख करके चला गया। लेकिन अभी जब मैं कल आकर, अभी पिछले 10-15 दिन पहले मेरे पास एक मराठी में चिट्ठी आई, मैं लाया भी हूँ, चिट्ठी मेरे पास भी है। उसमें मराठी में उसने लिखा कि मुझे आपका नाटक कथा एक ऐसी इतना पसंद आया कि मैंने उसको मराठी में अनुवाद कर लिया, मैं अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा हूँ, मैं उसके स्टेज भी कर चुका हूँ, और 15 दिन में मराठी में आपको किताब भेज दूंगा। ये उस नाटक की जो कि आज से 42 साल पहले मैंने लिखा था। तो इसका मतलब ये है कि 42 साल तक वो नाटक जिंदा रह गया, और वो आज भी चिट्ठी लिख रहा है। अभी 2-3 महीने पहले अशरफ अली ने, आप तो जानते होंगे, उसने भी कथा एक कैंसिल किया, और अभी साथ ही लखनऊ में भी, देहरादून में भी मेरे पास तस्वीरों का गड्डी आई, देहरादून में कर रहे हैं और कई जगह पर किया, लखनऊ में भी कर रहे हैं। तो नाटक होते रहते हैं, हो रहे हैं, तो नाटककार की चिंता है, कोई जरूरी नहीं कि सभी अच्छे नाटक हो। नाटक पर के सिलसिले में जब ये बात आई तो मुझे लगता है कि नाटक बहुजन्मी होता है। एक बार तो नाटककार के दिमाग में उसका जन्म होता है, उसके बाद जितने निर्देश उसको जितनी तरह से करते हैं तो उसका हर बार एक नया जन्म होता है। वैसे नाटक की जब बात आती है तो नाटक एक ऐसी विधा है जो द्विआयामी है। नाटक साहित्य भी है और नाटक कला भी है। साहित्य के रूप में वो पठनीय है और उसका मूल्यांकन होता है साहित्य के रूप में, मगर उसका निकष, उसका वो जब स्टेज होता है, मंचस्थ होता है, दर्शक उसको देखते हैं तो वो उसकी निवृत्ति उसके स्टेज होने में ही है। क्योंकि बहुत से आप लोगों ने नाटक देखे होंगे जो कि पानी में बहुत अच्छे होते हैं मगर मंचस्थ नहीं हो पाते। निर्देशक शिकायत करते कि इसको मंच करना बहुत मुश्किल है, मगर बहुत से कुछ स्क्रिप्ट बहुत सी स्क्रिप्ट ऐसी होती हैं जो मंच पर तो बहुत सफल होती है, 2 घंटे हंसा देती है। मुझे जब आप घर पर जाते तो आपको लगता है बड़ी सतर्की थी, आनंद तो आया मगर इसमें कुछ था नहीं। तो श्रेष्ठ नाटक कौन है? जो कि जिसमें साहित्यगत मूल्य भी हो और साथ ही वो मंचनीय भी हो, श्रेष्ठ मंचनीय हो, वो श्रेष्ठ नाटक होता है। तो इसका श्रेष्ठ नाटक कौन है जब पूछा जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं शेक्सपियर का नाम आता है, क्योंकि इसके नाटक में आप पीएचडी करते चले जाए कुछ भी और उतना ही मंचस्थ होने पर भी उतना ही सफल होता है। तो नाटक मंचनीय होनी चाहिए। इसलिए मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं अपने नाटक जो लिखता हूँ उसको ऐसे ही छपने न दे दूँ और उसको मंच सिद्ध करूँ, उसको करूँ, देखूँ। जैसे मैं एक नाटक शान से वेदी कर रहा था तो एक लड़का अपनी बड़ी बहन से कहता है तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तो जब हम कर रहे थे तो हमको किसी उस लड़के ने कहा कि ऐसे कोई बच्चा थोड़ा कहता तुम्हारी आंखों में आंसू क्या? वो सीधे सीधे कहेगा तुम रो क्यों रही हो दीदी? बच्चा तो इसी तरह से बोलेगा, ये तो बड़ों का एक्सप्रेशन होगा, तुम्हारी आंखों में पानी क्यों है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? वो तो बच्चे बोले, मैंने उसको करेक्ट करा। तो इस तरह से मैं जब भी नाटक लिखता हूँ उनको देखता हूँ, उनको मंचस्थ करता हूँ, संवर्धित करता हूँ और तब छपने को देता हूँ। कभी कोई 2 बार स्टेज करने के बाद फिर नाटक को छपने को देता हूँ। इसलिए कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा अपने आप को गर्वित भी महसूस करता हूँ कि मेरे नाटक सब मंचनीय है, मंचस्थ है और दर्शक किए जा सकते हैं, केवल पठनीय नहीं है। और ये सौभाग्य, इसको मैं सौभाग्य मानता हूँ कि मैं नाटक मंचस्थ भी कर सकता हूँ। मैंने बहुत कम नाटक में और हिंदी में तो खास तौर से
बहुत कम लोग जो नाटक लिखते हैं वो मंच से जीवंत रूप से जुड़े हुए हैं, और जो निर्देशक हैं वो प्राय नाटक लिखते कम है, नहीं लिख पाते हैं। कहाँ तक पहुँचे हम? सांझ से मेरा की बात करी मैंने। सांझ से मेरा पहला नाटक था। उस समय की उम्र कोई ज़्यादा नहीं, 23-24 की हो, 23-24 की हो। जब दिल्ली में आए और जब गैप दिया, मगर थोड़ा सा मुश्किल समय था, और क्योंकि घर वाले एक्सपेक्ट करते थे कुछ नौकरी करो, चाकरी करो घर में। फिर कंपटीशन में बैठना शुरू करा, मेहनत करी, छोड़ छाड़ करके उसी साल ब्रिजटाउन, उसी साल नेशनल प्रोग्राम में फर्स्ट बैच में एडमिशन हो गया, द वेरी फर्स्ट बैच ऑफ द नेशनल प्रोग्राम। और उस साल जो कुछ करा था उसकी बदौलत हमने ब्रिजटाउन में लंदन में अप्लाई करा, वहाँ भी एडमिशन हो गया, वहाँ भी स्कॉलरशिप मिल गया, जाने का किराया मिल गया, तभी यहाँ नौकरी मिल गई दिल्ली में, नहीं हिंदुस्तान में। तो फिर मैं मामा वडेरकर एक हुआ करते थे, मामा वडेरकर एमपी होते थे, मराठी के बहुत बड़े राइटर थे, उनका नाटक मैंने करा था। तो उनके घर हम जब गए तो वहाँ पर हमको वो मिल गए, शंभू मित्रा मिल गए। और शंभू मित्रा ने से मैंने पूछा मैं क्या करूँ, मैं नेशनल ड्रामा ज्वाइन कर लूँ, मैं या मैं लंदन चला जाऊँ या मैं नौकरी कर लूँ। तो वो हमसे कहने लगे, लुक हियर यंग मैन, swans shall turn you in theatre, nobody knows whether he will go across or fall in between, तुम नौकरी कर लो। तो मैंने कहा दादा आप खुद थिएटर करते हो, हमसे कहते हैं नौकरी कर लो। तो वो थोड़ी देर मुझे देखते रहे, बोले कि जब मैंने थिएटर ज्वाइन करा था तो किसी से पूछा नहीं था। उन्होंने इंडायरेक्टली कहा तुम क्या थिएटर ज्वाइन करोगे, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो ये था, तो मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। चोरी से नहीं जाए, लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। तो हेरा फेरी में मैं नाटक लिखता रहा और करता भी रहा। और फिर चूँकि सरकारी नौकरी में डिपार्टमेंट्स में सारे ऑफिसर्स जो हैं वो या तो ज़िले में जाना चाहते हैं या सेल्स टैक्स में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं, कुछ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स में जाना चाहते हैं। हमारा जैसा व्यक्ति जिसको नाटक नौटंकी में जाना चाहे, साहित्य में जाना चाहे, बहुत कम मिलता है। तो वो हमको बड़ी खुशी से करती थी, तो कोई कंपटीशन नहीं होता था, हमको कोई एल्बो और कोई कुछ नहीं करता था। उनका कल्चर में हाँ ठीक है, हिंदी में ठीक है, नाच गाने में ठीक है, तुम ही रहो वहाँ पर। और मुझे शौक भी था, तो मैं ज़्यादातर जैसा कि इसमें लिखा हुआ है काफ़ी कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मुझे, और मुझे नई स्कीम इम्प्लीमेंट करा। मैंने सिर्फ एक काम करा, जहाँ भी मैं पैसा भी देता था, प्रमोशन भी करता था, ग्रांट भी देता था, मैंने एक चीज़ की, मेरा नाटक नहीं करोगे। क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं पैसा ग्रांट दे करके अपना एक नाटक करा दूंगा तो क्या बात तो तब है जबकि लोग अपने आप करें। तो जब ये विलास बगाड़े का जो अहमदनगर से खत आया है, तो इस बात की पुष्टि है कि नाटक को लोग स्वीकार कर लिया है। क्योंकि मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जो रियल क्रिएटिव राइटिंग है, वो एक कहावत है ना कि राग पाग पागड़ी कभी कभी बन जाए। तो आप क्रिएटिवली कोई ईमानदारी से काम करते हैं तो आप कैसे श्योर हो सकते कि आपने अच्छा लगा बुरा लगा, वो तो समय ही बताएगा कि अच्छा लगा कि बुरा लगा। तो मैं कभी भी श्योर नहीं था कि जो मैंने नाटक लिखे अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन जब औरों ने स्वीकार करा तो मुझे लगा कि शायद ठीक ही थे, मैंने डिसीजन लेकर के उनको अच्छा किया। फिर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ, हमारे इस क्षेत्र में, हमारा जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें थिएटर की बहुत जीवंत परंपरा नहीं है। क्योंकि वो क्षेत्र है जहाँ पर कि मुस्लिम शासन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ था, और तो यहाँ पर संगीत, नृत्य, नाटक का बचा रहना एक कमाल की बात है। अच्छा, ये जो गायन था कैसे बच रहा? तो गायन जो जंगलों में, सुदूर मंदिरों में जो लोग अष्टयाम की आरती गाते थे,
तो वहाँ बच रहा वो। जैसे हरिदास जी भी कहीं मंदिर में जंगल में गाते थे, इस तरह से बच रहा। नृत्य इसलिए बच रहा कि जो डांसर्स थे तो मुगल बादशाह और सुल्तान उनका नाच देखना पसंद करते थे, तो समाज से तो नृत्य चला गया, मगर वो कोठे पर चला गया और किसी तरह से जीवित रहा। और लेकिन थिएटर नहीं जीवित रहा, क्योंकि एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसलिए थिएटर तो नहीं सर्वाइव करा। और हमारे यहाँ वाकई में कोई परंपरा नहीं है। लोग कभी कभी कहते हैं कि पारसी थिएटर हमारी परंपरा है, नौटंकी हमारी परंपरा है। असलियत में पारसी थिएटर हमारी परंपरा नहीं है, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए छावनियों में शेक्सपियरियन प्लेस या उस तरह के प्लेस इंग्लैंड से मंगवाया करते थे। तो उन छावनियों में फूड ग्रेन सप्लाई करने के लिए पारसी ठेकेदार जाते थे, तो उन्होंने शेक्सपियर के नाटक देखे और फिर उसकी नकल में उन्होंने पारसी थिएटर स्टैब्लिश करा। और नौटंकी को जिसको हम अपनी परंपरा कहते हैं, वो भी हमारी नहीं है, क्योंकि वो एक तरह का क्रॉस है। हमारे कुछ ग्रामीण नाट्य परंपराएं थोड़ी बहुत बची थी, जैसे भगत है, सांग है, तो उसके भीतर चमक दमक, उसका गायन, उसके चमक दमक लेकर के ये नौटंकी का उद्भूत हुआ। लेकिन वो हमारी बेसिक परंपरा नहीं, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई नहीं है। तो इस तरह से ये नाटक की परंपरा थी नहीं। फिर जब पारसी थिएटर आया, पारसी थिएटर में तो उर्दू का बोल हुआ था। बाद में आकाश कृष्ण वगैरह ने कुछ हिंदी में नाटक लिखे। मुझे याद है, मैं पढ़ रहा था, NST का पब्लिकेशन है, पंडित नारायण बेताब का संस्मरण पढ़ रहे थे। उन्होंने पहली बार राम पर कोई नाटक करने की कोशिश करी। बड़ी मुश्किल से शेष तैयार हुआ कि चलो हिंदी में कोई और हिंदू थीम पर कोई नाटक कर लो, नारायण था, मगर उसमें डायलॉग था। जो डायलॉग जो था वो सीता जी राम जी से कहती है, आपसे जब से मिली गोया में खुदा से मिल गई। सीता जी राम जी से कहती है, आपसे मिली तो मुझे लगा गोया में खुदा से मिली। तो उर्दू बहुत हावी थी, इसलिए जयशंकर प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे, वो उनके पास जो मॉडल था थिएटर, वो पारसी थिएटर का मॉडल था। तो उन्हें भाषा संस्कृताइज करी, लेकिन थिएटर का मॉडल पारसी थिएटर का था। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो जीवंत परंपरा, जैसे शेक्सपियर के इंग्लैंड के भीतर थिएटर की परंपरा है, ट्रेडिशन है, एक के बाद एक, आप उसका ग्लोब थिएटर जाने, एक ब्लैक फ्रायर था उसका थिएटर की, वो परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी। तो जब देश आज़ाद हुआ, समय बता दीजिएगा, जब देश आज़ाद हुआ तो फिर हम लोगों के पास, हम लोग जो थिएटर को करना चाहते थे और जो वक्त थे जिनमें कीड़ा था थिएटर का, तो उनके पास कोई मॉडल नहीं था। उससे पृथ्वी थिएटर इमर्ज हुआ मॉडल एक हम लोगों के लिए, इस पैटर्न पर नाटक करा जा सकता है। 1960 में तो हम लोग उससे इंस्पायर हुए। 1960 में NSD की स्थापना हुई, मगर इसके बीच का एक फेज ऐसा आया, एक ऐसा फेज आया जिसमें कि कहीं ना कहीं ये आइडिया डेवलप कि हमको थिएटर में इंडियननेस डेवलप करनी चाहिए। इंडियननेस कहाँ है थिएटर का? भारतीय मुहावरा जरूरी है। तो भारतीय मुहावरा में उन्होंने कहा कि जो फोक ट्रेडिशंस है, फोक परंपराएं, उनको इनकॉर्पोरेट करा जाए। और संगीत नाटक अकेडमी ने उसमें एडवर्टाइज जो करा फेलोशिप के लिए या स्कॉलरशिप के लिए, ग्रांट के लिए, उसमें एक कंडीशन भी ये लगा दी कि उसके भीतर फोक एलिमेंट होना चाहिए। अब फोक एलिमेंट शहर का आदमी नाटक कर रहा है, वो क्या जाने फोक का। चूँकि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैंने अध्ययन करने की कोशिश करी, वरना वो क्या जाने विदेशिया, वो क्या जाने बिरहा, दोनों में अंतर ही नहीं समझ पाएगा बिरहा। लेकिन जब फोक एलिमेंट डाल दिया तो शहरों में जितने नाटक होने लगे उसके भीतर वो कोई फोक गाना डाला। और बेसुरे में गाने, तो पैसा तो थिएटर में कम होता है, तो उन्होंने बेसुरा गाना शुरू कर दिया। और वो फेज जो था 70s का और 80s का, उसमें थिएटर से लोग छोड़ के चले लगे, टिकट बेचना बहुत मुश्किल हो गया। एनीवे, ये तो थिएटर की परंपरा है। तो ये अब मैं अपने बताता हूँ कि मैं दिल्ली में आया 1968 में, वो भी मैनेज करके आया। दिल्ली में नॉर्मली नहीं आता, तो यहाँ
जुडिशल हाई कोर्ट के अंदर में एक जुडिशल काडर बनना था। यहाँ पर जुडिशल काडर नहीं था, तो मैंने पोस्टिंग करा ली जुडिशरी में, ऑन डेपुटेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू जुडिशरी में आ गया और यहाँ पर 3-4 साल रहा। और आए थे थिएटर देखने के लिए, थिएटर करने के लिए। और पिछले 7-8 साल में मैंने काफ़ी नाटक लिखे। मेरा एक महीने लाकर मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब कमानी में पहला जो नाटक वो मेरे भाई, मेरे दोस्त था। उसमें देखने वालों में बच्चन जी भी थे, जगजीत चंद्र माथुर भी थे और टी एन चतुर्वेदी जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी थे वो भी थे। तो टी एन चतुर्वेदी ने पकड़ा मुझे कि हम साहित्य कला परिषद कर रहे हैं, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमसे जगदीश चंद्र माथुर ने कहा तुम्हें यश नहीं मिलेगा, तुम्हें यश नहीं मिलेगा। मेरे जैसे मुझे नहीं मिला। तो बोले जो एकेडमिक्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को यश नहीं देते। तो कहते इसके पास 2 डिग्री थे, इसके पास तो ये है, तो मुझे यश नहीं मिलेगा। और ये बात हमको एक दिन ये थे हमारे मिश्र जी, क्या नाम है इनका, जिनको अभी थे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, रामदर्शन मिश्र जी ने, वो हमारे पड़ोसी थे। एक दिन हमसे रामदर्शन मिश्र ने कहा, सिन्हा साहब आप नाटक तो बहुत अच्छे लिखते हैं, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं आपके बारे में। मैंने क्यों? तो बोले लोग कहने लगे कि लोग मुझसे पूछेंगे कि सिन्हा साहब से तुमको क्या चाहिए। तो ये तो हंसे हंसे उसके बावजूद भी, लेकिन मैंने नाटक लिखे। इतिहास चक्र, वो अमेरिका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं एक बार जनपद पर जा रहा था, वहाँ पर तिब्बतन रिफ्यूजीज की किताबें वो शॉप से, वहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा जो अमेरिकन लड़की थी, यहाँ से यहाँ तक कपड़े पहने थी, हरे नाम वगैरह उस पर लिखा हुआ था, अच्छी तरह से ढके हुए थी। और एक हिंदुस्तानी लड़की को देखा जो हॉट पैंट्स और सब वैसे पहने खड़ी थी और दोनों एक दूसरे को देख रही थी। तो मुझे बहुत वो दृश्य बहुत भा गया। फिर मैंने वो अमेरिका लिखा, उसमें मैंने जो हम लोगों की प्रवृत्ति है विदेशों पे नकल करने की, उसके ऊपर मैं सटायर लिखा। इसी तरह से हम तो छोटे शहर से आए थे, तो हम रिहर्सल के बाद हम लोग अपनी कार से एक किसी महिला एक्टर को उसके घर पहुंचाने गए। तो उसने जब उधर तो गई, वो घर में जाना नहीं चाहते थे। अभी तो 9 ही बजे, कहीं हम लोग कॉफ़ी पीने नहीं चल सकते। तो ये फिर कुछ और इस तरह से हुए। तो मैंने नाटक लिखा जो एक छोटे शहर का व्यक्ति बड़े शहर में आता है और फिर उसको इस तरह के एनकाउंटर्स होते हैं और किस प्रकार से वो इस तरह से डिस्कवर इज ट्रू लव। तो ये नाटक लिखा। तो मैंने जितने नाटक लिखे कहीं ना कहीं, लेकिन जब कथा कंस की लिखा जिसका कि बहुत नाम होता है, तो कथा कंस की मैं पॉलिटिकली बहुत इनसाइड से अवेयर था। तो जब मैंने कथा कंस की लिखा तो उस समय मैंने पढ़ा था, मुझे जिज्ञासा थी कि जब कंस ने अपने बहन की शादी नहीं होने दी तो पिता क्या कर रहा था? पिता तो राजा था, पिता ने रिएक्शन नहीं करा उग्रसेन ने। तो फिर मैंने पुराण पढ़ने शुरू करे और पुराण में आया कि वो उसने अपने पिता को बंदी बना दिया। तो स्पष्ट हो गया कि बेटे का पिता से विभेद था, उसने पिता को जेल में डाला और किसी जैसे कि औरंगजेब में डाला था, और उससे फिर वो एक डिक्टेटर की छवि सामने निकलने लगी। उसी जमाने में इमरजेंसी चल रही थी। तो मैंने जो लिखा तो कृष्ण की मैंने एक परिकल्पना करी यूथ लीडर के तरह से, कंस की डिक्टेटर के तरह से, नमस्कार, तो एक डिक्टेटर के रूप में। और वो अच्छा बन गया क्योंकि, और वो खाली कथा कृष्ण और कंस की कथा नहीं थी, उसमें कृष्ण कहीं नहीं है, केवल उनकी बांसुरी है और जो कराता है वो उतना ही डर जाता है, ये कहीं ना कहीं। तो उसके भीतर मैंने वो एक नाटक कृष्ण और कंस की कथा नहीं है, बल्कि वो हर डिक्टेटर की कथा है, वो यूनिवर्सलाइज उसको करने की कोशिश करी मैंने। तो और उसमें और एक्सपेरिमेंट्स करें
सारी रात पर, इसलिए मैंने 5, 6, 7 नाटक यहाँ पर करे। उसके बाद मैं फिजी चला गया। फिजी में मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मेरी पत्नी की आयु उस समय 39 साल की थी और वो थिएटर में हमारे साथ थी। वो अनामिका में एक्टिंग कर चुकी थी। तो ये तो फिर मैंने नाटक नहीं लिखे और फिर मैं कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटर हो गया और उसमें लॉरेल्स कमाने लग गया। ऐसे ऐसे फंक्शन करने की पूरा पेज तारीफ का छपे। तो वही लेकिन फिर 14 साल बाद मैंने अपना नाटक लिखा सीढ़ियाँ में। मैंने जो समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है उसको मैंने लिखा और उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश करी कि एक ढिंडोर सी जो मजाक में कहते हैं मैं दिल्ली का सूबेदार हूँ, दिल्ली का सूबेदार बन जाता है और दिल्ली का सूबेदार बन जाता है, मगर वो जो तरक्की पाता है वो फेयर मीन से नहीं, जितने फाउल जो कुछ भी हो सकता है, बीवी को कहीं प्रेमिका को कहीं पहुंचा दिया, कहीं कुछ किया, इस तरह से गलत तरीके से वो बन जाता है। रिश्वत का बोलबाला है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बंगारू लक्ष्मण जो ज़माने में बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, जब मैंने नाटक किया तो बंगारू लक्ष्मण जी से कहा कि आप आ जाइए। उसी दिन उनका रिश्वत का कान पकड़ गया था, अखबार में आ गया था। तो मुझसे बोले कि मैं आऊँ कि ना आऊँ। तो मैंने बंगारू जी से कहा कि आप आइए, वरना लोग कहेंगे कि आप इसी वजह से नहीं आए। तो फिर बेचारे आए और उन्होंने नाटक भुगता, सहन करा। 3/4 हो गया, बोले आप चाहे तो नहीं खा जाए। तो ये कोइंसिडेंस की बात है इस तरह से। फिर मैंने सम्राट अशोक इतिहास जो मेरे नाटक है जो बहुत ही सफल है। और अच्छी बात यह है कि मेरे नाटक एकेडमिक सर्कल ने स्वीकार कर लिए। उनको बहुत जगह पर PhD हो रही है, कम से कम 8-10 यूनिवर्सिटीज में PhD हो रहे हैं। ज़्यादा भारत में, कश्मीर में, त्रिवेंद्रम में, मैड्रास में, बंगाल में, गुजरात में PhD कर रहे हैं। 2 लोगों ने तो थीसिस ला कर छपा करके हमको दे दी अपनी, तो एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये है, मैं 2 चीज़ें समझता हूँ अपने नाटकों के बारे में। देखिए 3 तरह के नाटक होते हैं। एक होता है व्यक्तियों के बारे में, एक होता है घटनाओं के बारे में, और एक होता है विचार। मैं अपने नाटकों को विचार नाटक समझता हूँ। उसमें कोई विचार होता है, उस विचार को मैं नाटक के माध्यम से को प्रकट करता हूँ, करता हूँ। मेरे नाटकों में मैं कभी कभी अपने नाटक को जब देखता हूँ तो उसमें वो स्त्री और पुरुष के संबंधों पर आधारित नहीं है। जब मोहन राकेश इतने बड़े नाटककार हैं, जब मैं उनके नाटकों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो स्त्री पुरुष के संबंधों को ही अन्वेषण कर रहे हैं, उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख रहे हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं व्यक्ति। और मैं जो व्यक्तियों के संबंधों को न करके पूरे समाज के समष्टि के संबंधों को, उनके विचारों को, उनके व्यवहार को देखने की कोशिश करता हूँ कि फिनोमेना ऑफ डिक्टेटरशिप, वो जो हमारा नाटक कंस के माध्यम से अगर हिटलर को भी बताए, कंस के माध्यम से अगर मुसोलिनी को भी बताए, कंस के माध्यम से अगर वो हमारी इंदिरा जी को भी बताए, तो फिर लगा कि वो बड़ा नाटक है। मैं उस दृष्टि से देखता हूँ। मेरे ख्याल से हमारा वो राकेश जो अंतर ही है कि मैं जिस सरकारी कुर्सी पर बैठ करके पूरे समाज को देख सकता था, तो उसमें जैसे कि कोई आदमी ऊंची जगह से देखे तो व्यक्ति छोटे छोटे होते हैं, मगर उनकी भीड़ बड़ी दिखाई पड़ती है। और अगर कोई नज़दीक से देखे तो 2 व्यक्ति, उनके नाम, पते, उनकी डिटेल्स, उनके मस्से सब दिखलाई पड़ते हैं। तो मेरी और मोहन राकेश में दृष्टि भेद है। मैंने समष्टि को देखने की कोशिश करी और व्यष्टि को करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से काफी 30-40 मिनट हो गए, या कुछ और बता दें? प्रियदर्शी के विषय किसके बारे में? अशोक, मेरा अशोक लेटेस्ट नाटक है जी। ऐसा है कि मैंने 2-3 ऐतिहासिक नाटक लिखे
और मैं ऐतिहासिक नाटक लिखने का मतलब ये नहीं कि आप ऐतिहासिक चरित्रों के नाम तो ले लीजिए और अपने मन से कल्पना कर लीजिए, कल्पना करके आप कुछ भी लिख दीजिए। जैसे कि मैं कहना नहीं चाहिए, हमारे मित्र थे, लेकिन मैं अकेडमी के रूप में बताता हूँ। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने एक नाटक लिखा, कृष्ण पाठ के सूर्यमुख, एक नाटक लिखा सूर्यमुख। सूर्यमुख की कहानी ये है, उसके भीतर ये है कि कृष्ण की सबसे छोटी रानी, उनके बेटे से प्रेम संबंध है उसका, इडिपस कॉम्प्लेक्स। सोफोक्लिस का एक प्ले है, नाटक, ग्रीक नाटक, जिसमें माता बेटे का स्नेह संबंध है, प्रेम संबंध है। उन्होंने क्रिएट कर दिया। ऐसी कोई पत्नी नहीं है उनकी जिसका कि अपने बेटे, अपने सौतेले पुत्र से हो। उन्होंने इस ऐतिहासिक चरित्र को लेकर के क्रिएट कर दी। आज सम्राट अशोक जो आ रहा है नाटक, उसमें सब क्रिएटेड है। वो जो सीरियल जो आ रहा है वो सब क्रिएटेड है, 100% क्रिएटेड है। कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग, उसे कुछ भी नहीं। जो कहा जाता है कि सिकंदर की एक ग्रीक पत्नी से, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें ये लिखा है कि इनका युद्ध हुआ, युद्ध एंडेड विद ए मैट्रिमोनियल अलायंस। ये एंडेड विद ए मैट्रिमोनियल अलायंस। कौन लड़की किससे शादी हुई ये नहीं पता। अब मैट्रिमोनियल अलायंस में भी हो सकता है कि हिंदुस्तानी लड़की ग्रीक से मिले, लेकिन उसमें ये लिखा है जो मैट्रिमोनियल अलायंस में कि काबुल, कंधार और हेरात के 3 प्रोविंस सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिए और चंद्रगुप्त ने उनको 500 हाथी दिए। ये ग्रीक में जो एंडेड विद मैट्रिमोनियल अलायंस। तो चूंकि ज़्यादा लैंड उधर से आई, तो इसका मतलब ये है कि वो हारा होगा और लड़की भी ग्रीक ही आई होगी। मगर उस ग्रीक लड़की की चंद्रगुप्त से शादी हुई या चंद्रगुप्त के बेटे से शादी हुई या किसी और पतिदेव से शादी हुई, ये सब कल्पना की बात है। तो कोई उसका नाम हेलेन लिख देता है, कोई उसका नाम कार्नेलिया लिख देता है, कोई रोमांस करा देता है, कोई गाना गा देता है, ठीक है, मगर कुछ ना कुछ हिंट है। मगर ऐसा तो नहीं है कि जहाँ क्रिएट कर दीजिए। इसी तरह से जो हिस्टोरिकल प्ले है, कालिदास का आशा का पहला दिन, तो वो भी कल्पना है, चरित्र हैं के नाम है, लेकिन उनको उन्होंने लिख दिया। तो हिस्टोरिकल प्ले के लिए मैं जयशंकर प्रसाद जी को बहुत मानता हूँ, और अगर हिस्टोरिकल प्ले लिखा हो तो वो आदर्श है, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं। मैंने उनकी चंद्रगुप्त में पढ़ा, भूमिका बहुत बड़ी भूमिका लिखी, सेंड्रोपेटस को चंद्रगुप्त से आदमी की किसने करा, क्या करा, डिटेल्स ही देते हैं। तो जब मैं सम्राट अशोक लिखने लगा तो मैंने काफ़ी पढ़ा उसमें, और सम्राट अशोक जो था वो बदसूरत था, उसके चेहरे पर दाग थे, और बौद्ध ग्रंथों में एग्जिस्टिगेशन है, और बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि उसने अपने किसी उसकी प्रेमिका ने उस पर आपत्ति करी तो उसने उसको जलवा दिया और उसके साथियों को भी जलवा दिया, लेकिन उसने नाम रखा प्रियदर्शी। तो क्योंकि बदसूरत था तो अपने उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छिपाने के लिए उसने अपना नाम प्रियदर्शी रखा था। तो ये उसके चरित्र की विशेषता है। वैसे बौद्ध ग्रंथों ने कुछ एग्जिस्टिगेट करा है। बौद्ध ग्रंथों ने लिखा है कि वो उसने अपने 100 भाइयों को मरवा दिया। चंडशोक से नहीं, वो ये कहते हैं कि 3 वो चंडाशोक, धर्माशोक और 3 नाम उसके नाम है। वो एक तारानाथ है, तिब्बतन हिस्टोरियन बुद्धिस्ट, उसने ये नाम दिया उसको, धर्माशोक, चंडाशोक, कामाशोक, चंडाशोक, ये तारानाथ ने उसको लिखा। तो इसको तो मैंने जो नाटक लिखा तो मैंने कोशिश ये करी कि जो ऐतिहासिक तथ्य थे उनकी जितना निकट हो या कोई हिंट मिले। ऐतिहासिक जब नाटक लिखा जा सकता है तो उसमें जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं उनको तो आपको ऑनर करना ही पड़ेगा, बाकी बीच में आप थोड़ी बहुत कल्पना कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि ऐतिहासिक नाटक लिखे और कल्पना कर दे, नाम को लिखे और जी में ज़्यादातर हिंदी में कोई ऐतिहासिक नाटक लिखे ही नहीं गया इस दृष्टि से। और मेरे ख्याल से नाटक भी बहुत कम लोग लिखते हैं और बहुत कम लोग
नाटककार रंगमंच से जुड़े होते हैं। ये तो चांस की बात है, मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। कोई प्रश्न तो पूछिए। सर, सादर आपका जी, और मोहन राकेश जी का आधे अधूरे। ऐसा लगता है कहीं स्त्री पुरुष के संबंधों की विवेचना उसमें कुछ साम्य सा दिखता है। थोड़ा सा सामने दिखता होगा, मगर वो तो जो कथा है वो तो मेरी सच है। वो मुझे मैंने उसमें लिखा है, मुझे रेखा मिली और उसने बताया कि उसे आपने एक भूमिका पढ़ी तो उसमें जो उसमें हीरोइन है, जो उसकी अपनी कथा है, उसके घर की कथा है, लज्जावती जी। लज्जावती को आपको सावित्री जैसी लगती होगी, मगर वो सच है। वो कह रही थी कि मैंने उससे पूछा, लेखा से पूछा, लेखा मतलब जो जिससे मैंने उसकी कथा से तो उसने कहा, वो बड़ी गर्व से बोली, आज हमारे यहाँ कार है, आज हमारे यहाँ फ्रिज है, आज हमारे यहाँ ये माता जी की वजह से। तो मैंने कहा कि अगर मानो न होता तो क्या होता, उससे भी तो आदमी सुखी रह सकता है। तो उसने मुझे भड़ा करके पूछा, वाह, पानी पीना तो पड़ोसी से बर्फ मांगने जाएंगे। तो वो सच कथा है और वो चांस की बात है। आपको साम्यता मिली तो अच्छा। सर, एक सवाल जी जरूर। जैसे आपने बताया कि नाटकों में आपने नाटक में आपने रोल भी हीरो के रोल भी किए है ना, और मतलब ईश्वर की कृपा से आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, हाइट सब बढ़िया है। तो क्या कभी आपके मन में ऐसा उमड़ा कि मैं मतलब हीरो यही काम करता हूँ और प्रशासन में मतलब कभी ऐसी कोई कश्मकश आई कि मैं इसी पर, या किसी ने कुछ? नहीं, वो तो फैसला हो गया था जब हमने नौकरी ज्वाइन कर ली। वरना अगर कभी फैसला हो गया था ना, वरना मैं एसटी चला जाता, लंदन चला जाता, लेकिन मैंने तो नौकरी ज्वाइन कर ली तो मुझे फैसला हो गया। हाँ, तो मुझे पूछेंगे। आपने अभी बताया अपनी बात समाप्त करते हुए कि स्त्री पुरुष संबंध आपके नाटकों के केंद्र में नहीं रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी स्त्री पुरुष संबंधों पर संसार की सारी जीवन लीलाएं केंद्रित है। और आपने जो बात शुरू की थी वो बहुत सारे व्यक्तिगत प्रसंग के केवल बहुत छोटे छोटे खंड थे, और उसमें इलाहाबाद में मैं भी पली बढ़ी हूँ और वहाँ से मेरी भी शिक्षा हुई है, इसलिए कुछ बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछने का मन है आपसे। 85 तक के इलाहाबाद को मैंने देखा है, और इलाहाबाद का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा आधुनिक जैसा, दिल्ली जैसा नहीं था। और उस समय किसी लड़के से बात करना बहुत मुश्किल था और उसके कई अर्थ होते थे। और उस समय जब आप वहाँ थे, 55 में आपने कहा कि नाटक खेलना आपने शुरू किया, तो मेरी जिज्ञासा ये है कि जो सामाजिक गतिरोध थे, जो सोशल कंट्रडिक्शन थे, उस समय ऐसा नहीं था कि जो आज का माहौल है कि आप कह सकते हैं कि हमारे फ्रेंड हैं लड़कियाँ। तो उस जो आपके साथ काम करने वाली जो लड़कियां थीं, जो आपके नारी पात्र होते थे, वो सोशल कंट्रडिक्शन को कैसे संभालते थे? क्या आपकी इस तरह की कोई बातचीत उनसे होती थी? क्या समस्याएं उनके सामने आती थी उस समय? क्योंकि महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरणों में एक जगह जिक्र किया है, जब सुमित्रा नंदन पंत दिल्ली में एम्स में एडमिट थे और उस समय फोन अच्छी तरह से काम नहीं करते थे, बहुत कम बात हो पाती थी फोन पर। अगर तो महादेवी वर्मा को पता नहीं लग पा रहा था कि पंत जी की स्थिति कैसी है, और किसी ने खबर ये उड़ा दी थी कि पंत जी नहीं है दुनिया में।
और उस समय निराला जी बहुत व्यथित होकर के महादेवी जी के जब घर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हालत है, तो महादेवी जी को मालूम है जो सूचना आई है, लेकिन महादेवी जी भी विश्वास नहीं कर पा रही है। तो निराला बहुत व्यथित है और निराला वहीं महादेवी के घर में बैठे हुए हैं। 10 बजे महादेवी जी के घर का फाटक बंद होता है और वो निराला को मालूम है 10 बजे निराला जी वहां से बाहर निकल जाते हैं और 4 बजे फिर महादेवी का फाटक खटखटाते हैं। तब महादेवी को पता लगता है कि निराला जी सारी रात पेड़ के नीचे बैठे रहे हैं। तो इलाहाबाद का वो माहौल था, वो तकरीबन ये बात रही होगी 70 के बाद की। तो 55 में इस तरह के चीजों को कैसे जो है आपके साथ की जो लड़कियां थी कैसे उसको संभाला? धन्यवाद। आपका सवाल ये है कि 85 में लड़कियां आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती, बात तक नहीं कर पाती थी, तो 55 में हमारे ड्रामे में वो हीरोइन कैसे बन जाती थी? तो ये तो कहीं ना कहीं हाँ, किसी को डर नहीं लगा ये भाई साहब है। लेकिन मुझे दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि लेकिन आपकी बात है मुझे पसंद। एक लड़की ने मुझसे कहा, क्योंकि मेरा नाटक था रीत विपरीत, तो उसमें एक लड़की थी, तो उसकी शादी आदि होने वाली थी, तो उसमें बार बार डायलॉग थे, इसके लिए तो बाबू देख गए और बाबू भरोसेलाल भरोसा दिला गए। तो बाबू 2-3-4 बार उसके लिए कहा था, इसके लिए तो शादी हो जाएगी, बाबू भरोसेलाल भरोसा दिला गए। तो उसने एक दिन कहा, आप लोगों को नहीं पता हमको क्या सफ़र करना पड़ता है, मैं निकलती हूँ तो रास्ते में हर लड़का कहता है बाबू भरोसेलाल भरोसा दिला गए। तो कहीं ना कहीं तो उन लड़कियों को तकलीफ होती होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उस जमाने में 5-6 हज़ार बच्चे पढ़ते होंगे, तो 2-4 लड़कियां तो आई जाती थी जो बोर्ड थी, जो एक्टिंग करती थी। और ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग, हाँ, अगर ये नहीं है कि लड़के निकट नहीं आते थे, प्रेम संबंध भी होते थे, वासना कांड भी होते थे, तो ये सब तो होता था, मगर कहीं ना कहीं हम लोगों की इमेज अच्छी थी, तो हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं थी और हम लोग करते थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आज से 30 साल पहले या तो ये है कि 55 से 85 तक इलाहाबाद का वातावरण और ख़राब किया संभव जब आप थे वहाँ। सर एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपको अपनी तरफ से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जिक्र किया कि प्रतिभा जी जो कि अभिनेत्री भी थी जी, और आपका एक नाटक है सर अपने अपने दांव जी, ये सर आपके लिस्ट में लिखा हुआ है कि इसके लेखक आप हैं, और प्रतिभा जी दावा करती नहीं कि इसकी ये क्या राज है सर? ये तो मजाक है। ऐसा था कि शादी के बाद मैंने 2 कॉमेडीज लिखी, एक अपने अपने दांव और एक दुश्मन। शादी के बाद लिखी, वो गुरु गंभीर नहीं थी, तो उसमें मजाक था, मैं बोलता जाता था, हमारी भाई वो लिखी जाती थी, तो वो कहती थी लेखक मैं हूँ, आप बोला क्या। लेकिन ऐसा है, शुरू में शादी की बात वो लिख लेती थी, बाद में वो कहती थी कि बड़ा बोरिंग काम मैं नहीं करूँगी। तो शुरू में तो खुश करने की बात थी, ये मिसेस नेवल ज़्यादा अच्छी तरह समझ गए। कमल कुमार को पूछ रही जी जी, NSTC में ये किताब आने वाली है, हिंदी रंगमंच में स्त्रियों की भूमिका। तो मैंने ना नाटक की दुनिया का जो इंट्रिकेटेड वर्ल्ड है उससे मेरा वास्ता पड़ा। तो उसका एक पक्ष ये भी था कि आज के संदर्भ में जो युवा कलाकार या जो युवा नाटककार हैं, क्या होता है कि जैसे मैं राइटर हूँ, मैं चली भी जाऊँगी तो मेरा जो किताब है वो हमेशा रहेगी, है ना। जो नाटक जो एक्टर है या जो संगीतकार है, उसका संगीत का तो हम उसका वो सुन लेते हैं, तो जो एक्टर है जो उसमें रोल कर रहा है या जो थिएटर हो रहा है वो तभी तक है जब तक कि वो हम स्टेज पे हो रहा है। तो इसलिए एक लॉन्जेटिविटी के लिए मैंने देखा है कि जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं टेलीविज़न की दुनिया में जो है वो प्रवेश कर रहा है, इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात है। तो NST के स्टूडेंट से मेरा वास्ता हुआ और ये वास्ता हुआ, तो मैं ये सोचती हूँ कि नाटक जैसी जो इतनी
महत्वपूर्ण और संवाद, आप जैसे आप यहाँ नाटक हो रहा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, ऐसी कोई विधा जो है वो नहीं है जो हमारे जीवन से रिलेटेड है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये विधा जो है वो इसी रूप में या रूप बदल कर जो है हमेशा हमारे बीच में रहे। आज एक खतरा तो पैदा हुआ है ना, तो ये विधा जो है कैसे रहे, इसके लिए मुझे लगता है कि आप मैं इसको संक्षेप में आप ये करेंगे कि लोग टेलीविजन की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, फिल्मों की ओर आकृष्ट हो रहे हैं और थिएटर में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ये खाली हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। लेकिन उसके बावजूद भी थिएटर है और रहेगा और है इंग्लैंड के भीतर भी, और एक्सपेंसिव है। सिनेमा सस्ता है, एक्सपेंसिव है। हमारे यहाँ चूँकि थिएटर की परंपरा नहीं है, इसलिए हमारे साथ एक्यूट लगती है। लेकिन एक चीज़ मैं जो हमेशा कहता हूँ, एक वर्ल्ड कल्चर डेवलप हो रहा है। वर्ल्ड कल्चर, दुनिया की हर चीज़ पूरे संसार एक्सेप्ट कर रहा है, और जो श्रेष्ठ है किसी भी कल्चर का वो हर पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। आज जीन्स जो है हर हिंदुस्तानी पहनते हैं। आप जनेऊ और अपने आप खत्म हो गया, चोटी अपने आप खत्म हो गई, जनेऊ अपने आप खत्म हो गया, मैंने अपनी देखा। लेकिन चाइनीज़ फूड पूरी दुनिया के एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन हमारा योगा, मेडिटेशन, जो हमारे जो जेनरॉसिटी है रिलीजन, वो सब पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। तो एक वर्ल्ड कल्चर डेवलप हो रहा है जिसमें कि जो वेस्ट में हो रहा है, आप देख लीजिए। मैं पिछले 10, 15, 20 साल से मैं जाता रहता हूँ, तो देखते हैं कि जैसी सड़कें वहाँ पर थी, जैसा आर्किटेक्चर वहाँ पर था, जैसे इंस्टीट्यूशन से सब ट्रांसफर यहाँ पर आ रही है। तो वर्ल्ड कल्चर में दुनिया एक हो जाएगी, कहीं भी भेद नहीं रहेगा। और जो आज में ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार से हमारी लोक संस्कृति विलुप्त हो रही है। जो गीत गाते थे, आज गांव का आदमी अपने गीत गाना पसंद नहीं करता है। आज गांव के आदमी अपने बुजुर्गों के कपड़े पहनना पसंद नहीं करता है। मैं वृंदावन शरण उत्सव करवाता था, उसमें एक रिसर्च का कंसेप्ट था कि वृंदावन में मंदिर के प्रांगण में पूरे हिंदुस्तान की कृष्ण कथा के नृत्य एक मंच पर आए, और उसके मैं रिकॉर्डिंग में करवाता था, रिसर्च का प्रोजेक्ट था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर एक चरकुला होता है वो भी करवाया जाए, लोकल भी तो कुछ होना चाहिए। तो जब वहाँ एक मुखरेई गाँव है, वहाँ पर मुखरेई गाँव में और चरकुला डांस करती थी, सर पर पहिया रख करके दीपक जला के डांस करती थी। जब हमने अपना आदमी भेजा वहाँ पर तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारी औरत पतरिया नहीं है जो कहीं और जाके नाचे, और वैसे भी उसने अपना असला छोड़ दिया है। तो और धीरे धीरे पता लगा कि सब लोगों ने धीरे धीरे रखना वो जो दिवाली पर नाचते थे छोड़ दिया। तो फिर मैंने कहलवाया उनको कि भैया हम तो मंदिर के प्रांगण में कर रहे हैं, हम जो नृत्य करवा रहे हैं भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप भी उसमें अपना योगदान दीजिए। बड़ी कृपा हुई, बुलवाया तो उसने कहा कि ठीक है, और वो आया, वो औरत आई, तैयार हो गए और नृत्य हुआ। उसको हमने टीवी से कवर कराया और पूरी दुनिया में वो फैल गया बहुत दिनों बाद। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि 7 औरतें जिन्होंने नाचना छोड़ रखा था वो तैयार हो गए। अगले साल मैंने जब चरकुला दंगल करवाया तो 7 नाच रही थी औरतें। तो कहीं ना कहीं मीडिया का एक्सपोजर जब होगा तो चीज़ें होंगी, लेकिन बट देन सब यूनिफॉर्मिटी आएगी पूरी दुनिया में। सर जैसे दिल्ली आर्ट में ना एक नाटक हुआ करता था, दिल्ली स्टेज, अब वो वहाँ से हटा दिया। अच्छा वो क्या करते थे बीच में जो आप फोक नृत्य की और फोक की बात करते हैं वो भी किया करते थे। मेरा कहने का मतलब है कि सर जैसे अब अगर आप फॉरेन की बात करें नहीं, लेकिन फोक वाली बात भी मैं उस पर भी बता रहा हूँ। सर एक चीज़ और है, आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ जो कैफ़े है ना, उन्होंने थोड़ी सी जगह में आप कैफे पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ी सी जगह में एक छोटा सा 10 मिनट का नाटक करके चले जाएंगे। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। आपके जो कैफे हैं जैसे कॉफी तो वर्ल्ड कल्चर जब यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी सब कुछ हो जाएगा, हो जाएगा। अब जो वहाँ है वो सब देखने 20-25 साल में सब धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ पर वर्ल्ड कल्चर डेवलप हो रहा है। भाई आप ने ऐतिहासिक पौराणिक कथानक को लेके भी लिखे नाटक, और इधर के सामाजिक या राजनीतिक संदर्भों को भी जोड़ा है। आपको सफलता किनमें मिली, ऐतिहासिक नाटकों में या सामाजिक या वैसे नाटकों में? एक बार
और कितना आप कितना संतुष्ट महसूस करते हैं। आज के युग को देखते हुए आप कितने गहरे तक सामाजिक संवेदनाओं को, उनकी साइकी को छू सके हैं। पता नहीं मैं कितना सफल हुआ तो समीक्षक बताएंगे, मैं नहीं बता सकता मैं कितना सफल हुआ, लेकिन मुझे चूँकि जो मैंने पुराण पर, इतिहास पर उनके जो थीम लेकर के किए हैं, तो वो उसको एकेडमिक सर्कल्स में ज़्यादा स्वागत मिला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा नाटक पढ़ाया जाता था, तो जो सामाजिक नाटक है वो तो अलग अलग ग्रुप करते हैं, कुछ कोई लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन सब जो आप सम्मान जो प्राप्त हुआ है वो पौराणिक और साहित्यिक नाटकों पर अधिक मिला है। ये बात सही है। आपने अपने वक्तव्य में कहा भी था कि किसी भी रचना का सही मूल्यांकन समय ही करता है, और निश्चित तौर पे आज की ये शाम इतने संस्मरणों। एक चीज़ मैं बता बिफोर मैं एक चीज़ लाया था, एक बहुत मुझे फिराक साहब का शेर याद आया, और फिराक साहब का शेर है, पाल ली एक रोग नादा जिंदगी के वास्ते, वरना सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। तो ये बिल्कुल सही है। ये रोग लग गया था ना, और ये रोग क्यों लग गया, किसमें लग गया कोई नहीं जानता, ये जीन्स में है या पूर्व जन्म के कर्म के कारण है, कोई नहीं जानता। लेकिन इसके बिना थिएटर के बारे में लोग, एक बहुत अच्छा मुझे कोटेशन मिला है जो आप लोगों को मैं वल्लभ शाह का है, थिएटर इज ए फैक्ट्री ऑफ थॉट, इट इज a factory of thought, a promoter of conscience, an elucidator of thought and social conduct, an armory of ascent of man, an armory against despair and dullness, a temple of ascent of man. इसका मैंने अनुवाद करा है, रंगमंच विचारों का जनक, विवेक को जागृत करने वाला, सामाजिक आचार का व्याख्याता, निराशा और निष्क्रियता के विरुद्ध कवच, और मानव उत्थान का मंदिर। ये थिएटर। अशोक चक्रधर। मैं सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करता हूँ, आपकी सुदीर्घ साहित्यिक यात्रा रही है, अनुभव की अपार संपदा आपके पास है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उम्र के इस पड़ाव पे कितने लोगों से आप प्रसन्न हुए, कितने से व्यथित हुए, कितने लोगों की छाती पे आज भी मूंग दलने की कामना कभी कभी हो कि भाई उसने खराब किया, या कितनों को आप क्षमा कर चुके हैं, या आपने अपने सुदीर्घ जीवन के निचोड़ के तौर पर, कई बार होता है कि हम कुछ विचारों से प्रभावित होते हैं, कई बार कुछ विचारों के विरोधी हो जाते हैं, फिर लगता है कि नहीं शायद उसका विचार भी अच्छा हो सकता है शायद मैं कहीं गलत रहा हूँ। तो जो मुड़ मुड़ के देखने की एक परंपरा साहित्य में रही है, एक सीरीज भी आती थी मुड़ मुड़ के देखने वाली, इसमें राजेंद्र यादव ने मुड़ के देखा और बहुत सारे लोगों ने मुड़ के देखा, तो अपने अनुभवों के बारे में कुछ बदलाव भी आए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो आपकी सक्रियता का स्तर क्या है और आपकी चुनौतियाँ क्या हैं कि आप इनको पूरा करेंगे ही करेंगे, एक तो ये सवाल। दूसरा ये कि कोई परिवर्तन आपके सोच में आया क्या इस सुदीर्घ यात्रा के बाद, और तीसरा ये कि जितने भी परिवारी जन रहे उनमें किसने सर्वाधिक आपको, सीधेश जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रतिभा जी जल्दी चली गई, प्राची प्रति जी को आपने बड़ा किया, उनमें से भी एक चली गई, तो वो जो दुख या सुख के कुछ मार्मिक क्षण हों, अभी हमारा पेट नहीं भरा इसलिए आपको बोलते सुनना चाहते, ये आपको बोलने नहीं देते। पता नहीं, मैंने एक नाटक लिखा था मन की भवर, बहुत कम उम्र में लिखा था, 26-27 के होंगे। मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा था, मतलब सब्जेक्ट तो नहीं था मेरा साइकोलॉजी, हिस्ट्री में कर था, लेकिन वही लेखक था, जानना चाहता था फ्रॉइड क्या है, एडलर क्या है, यूंग क्या है। तो वो
पढ़ रहा था उस दौरान, तो उसी दौरान मैंने एक मैगजीन देखी, उसमें लिखा था एक साइकेट्रिस्ट की तस्वीर थी और उसने सुसाइड कर लिया। इस पर मैंने नाटक लिखा और उस नाटक में मैं डॉक्टर की कॉम्प्लिकेशन है, जिससे कि वो एक लड़के को ट्रीट करता है और कहता है कि उसका जीवन जीना चाहिए, ये करना चाहिए, करते हैं सुसाइड, लेकिन उसकी ज़िंदगी में है तो एक डायलॉग बोलता है, ये ज़िंदगी बिना क्षमा के जी नहीं जा सकती। तो कहीं ना कहीं क्षमा तो करें, क्षमा के बिना नहीं जी सकते, कहाँ तक बदला। तो क्षमा करना मैंने सीखा है और बहुतों को क्षमा किया, क्योंकि कहाँ तक आप याद करेंगे, कहाँ तक गालियाँ, क्योंकि सभी समाप्त हो जाता है एक दिन, सभी समाप्त हो जाता है। और ये सम्राट अशोक जो नाटक लिखा है मैंने, वो कहीं ना कहीं मैं हूँ उसके भीतर। सम्राट अशोक में सम्राट अशोक अपने को प्रियदर्शी कहता है, क्योंकि बदसूरत है, सब जगह पर उसका वो दिखाता है, वो कहता है, सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तब भी मेरी आवाज़ गूंजेगी, बरसात में, आंधी तूफान में, कहीं ना कहीं उसकी जो उसने शिलालेख लिखा है पूरे दुनिया में। लेकिन बाद में फिर वो कहीं ना कहीं, बल्कि मैंने उसमें दिखाया था अशोक की भूमिका में, मैंने क्योंकि समय तो बीतता है ना, लेकिन असलियत ये समय नहीं बीतता, बीत जाते हैं हम, समय नहीं बीतते। इसकी देखिए भूमिका में मैंने कहीं ना कहीं अशोक से अपने का आइडेंटिफाई कर, हम जिंदगी भर अचीव करने की कोशिश करते हैं, यहाँ जाए, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, लेकिन अंत में तो कुछ भी नहीं होता। तो मैंने लिखा है, नाटककार ने सम्राट अशोक को ऐसे रूप, रंग और छवियों में उकेरा है कि वो सुदूर अपने ही तो मेरा नहीं। आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ चक्रधर जी। राम और कृष्ण हमारे महानायक, हमारे आदर्श, हमारे चिंतन, हमारी आकांक्षा, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा के पर्यायवाची है। और जब ऐसे महापुरुषों के जीवन हमारे मनीषी वाल्मीकि और वेदव्यास रचते हैं तो उनके अंत की त्रासदी विलोपित नहीं करते। वे जीवन को समग्रता में देखते हैं। वे जानते हैं कि जन्म ही मृत्यु का दूसरा नाम है, जन्म ही मृत्यु का दूसरा नाम है। बिना जन्म के मृत्यु नहीं, सुख दुख, जय पराजय, यश अपयश, प्रेम घृणा, राग विराग की कड़ियों से ही बनती है जीवन की श्रृंखला। मैंने इसी दृष्टि से अशोक के जीवन के श्याम श्वेत रंगों को उकेरा है। अशोक अंततः जीवन की निस्सारता का साक्षात्कार करता है। ये मेरे लिए कठिन नहीं है, अंततः जीवन की निस्सारता का कठिन कहता है। मेरे लिए नहीं तो नहीं, मैं देख सकता हूँ उस उम्र में, ये मेरे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि आज जीवन के अंतिम चरण में जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तब यात्रा का कहीं न पहुँच पाने वाला आदि नहीं, अंत ही दिख रहा। कहीं अपना यही अंत तो मैंने देवानाम पीर राजा पीरस्य की जीवन यात्रा के अंत में नहीं देखी, तो जीवन का तो अंत ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक रचनाकार की रचना यात्रा, और जिसके विषय में आपने कहा कि मेरे नाटक विचार के नाटक हैं, विचारात्मक नाटक हैं। साहित्य वही महत्वपूर्ण माना गया है जिसमें कोई विचार जनता तक पहुँचे, पाठक तक पहुँचे, और उसे जिस रूप में वो रचना पाठ करने से पहले था और रचना पढ़ने के बाद वो कुछ और समृद्ध हो। और ये काम निश्चित तौर से एक समर्थ रचनाकार ही कर पाता है। एक प्रशासक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक रंगकर्मी के रूप में आपने जो विविध आयाम अपने जीवन के समर्थ रूप से आपने जिया है, और भारतीय रंगमंच को जो एक विशिष्ट योगदान आपको है, आपने जो किया है, उसके लिए न सिर्फ भारतीय साहित्य बल्कि विश्व साहित्य भी आभारी है आपका।
और हम गर्व का अनुभव करते हैं कि साहित्य अकादमी के आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप आने के लिए आपने स्वीकृति दी। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज निश्चित तौर पर यह शाम आप सबके आने की वजह से यादगार हुई। आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे और रचनाकार अपने बहुत सारे संस्मरणों और उन यादों में पुनः गया, उस चीज़ को पुनः जिया, और इस बहाने हम लोगों को भी रचनाकार के जीवन से साझा करने का एक मौका मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय सत्यव्रत शास्त्री जी का, बलदेव वंशी जी का, सुरेश ऋतुपर्ण जी, हरीश नवल जी, कुमुद शर्मा जी, कमल कुमार जी, रविंद्र त्रिपाठी जी, राजकुमार गौतम जी, अरुण बहल जी, महेश भारद्वाज जी, सुमन कुमार जी, यहाँ इतने सीधे आलोक जी, इतने बड़े बड़े नाम हैं, अशोक चक्रधर जी, के सभी का नाम लेना मुमकिन नहीं है। आप सब साहित्य अकादमी के मित्र हैं। इसी तरह अकादमी के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता बनाए रखें। आपके आने से ही हमारे कार्यक्रम इतने सुंदर और यादगार बन पाते हैं। आप सबका साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।